आपने लास्ट ईयर में या कुछ टाइम पहले अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो अब ये टाइम है जहां पे आपको आपके वो प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना है। जब तक इलेक्शन की क्लियरिटी नहीं आती है तब तक आप लोगों को लिवरेज नहीं लेना है, वो चीज़ को ध्यान में रखना। मेरे हिसाब से जब तक इलेक्शन का रिजल्ट बाहर नहीं आ जाता, इवन मैं तो इलेक्शन के रिजल्ट के 15 दिन 20 दिन बाद तक कॉशियस रहूँगा। तो आप लोगों को मार्केट में थोड़ा सा आपकी पोजीशन को लाइट कर देना चाहिए, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्टेड रहे, और आप अगर हैवी पोजीशन लेके नहीं बैठोगे और मार्केट में कुछ गलत चीज़ नहीं होगी तो आपको लॉस भी नहीं होगा। और मैं आप लोगों को लास्ट 1-1.5 महीने से यही बोल रहा हूँ कि अपनी लिवरेज वाली पोजीशन कट डाउन कर दीजिए, बिकॉज मार्केट अभी वो लेवल पे है ना जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक की वैल्यूएशन ऑलरेडी 4-5 साल पहले की हो चुकी है। तो आप इतना खुश मत हो कि मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ भी खराब नहीं हो सकता है, और ख़राब होने के लिए सिर्फ एक दिन लगता है। जब सब लोग खुश होते हैं ना, बेसिकली वही टाइम होता है घबराने का। हमें हमारे कैपिटल को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने आना चाहिए। क्या ज़रूरी है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा उस दिन, राइट? तो ये भी आप चीज़ ध्यान में रखो। कुछ ना करना भी वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, जनरली उसको लोग अवॉइड कर देते हैं। ये जो अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ना, जो हमने इंट्रो में डाला था, वो मैं पिछले कुछ 1.5-2 महीने से आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोग अपना जो लिवरेज है मार्केट में घटा दीजिए, आप लोग ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके कोई भी ट्रेड ना करिए। और मैंने अभी रिसेंटली अपने लास्ट संडे वाले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि कोई ट्रेड ना करना या कोई पोजीशन ना करना वो भी एक स्ट्रैटेजी होता है, जो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। खैर, अगर आप में से अभी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोगों ने देख ही लिया आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लगते लगते बच गया, और मैंने देखा था एक बार निफ्टी को ऑलमोस्ट 8.5% तक नीचे आ गया था। मेरे ख्याल से 9% भी आया होगा, पर मैंने वो स्क्रीन पे देखा नहीं था। 8.5% तक मैंने मार्केट को नीचे गिरते हुए देखा। निफ्टी भी गिरा, बैंक निफ्टी भी गिरा, सेंसेक्स भी गिरा, इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट 29-30 लेवल तक आ गया था। और बहुत सारे पीएससी स्टॉक्स जो मतलब इतने टाइम से रैली कर रहे थे, जैसे मैंने देखा आरईसी पीएफसी ऑलमोस्ट 25% गिरे, अदानी के शेयर्स भी बहुत सारे गिरे। और जिस तरीके से एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था, अभी ऑलमोस्ट 4:10 हो रहा है, 4 तारीख की बात है ये। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। उस तरीके से एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को कितनी मतलब 350-400 सीट्स तो दिख नहीं रही है, 370-400 सीट्स। तो अभी ऐसे मार्केट सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले भी गाइड किया है और आज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ ट्रेडर आप लोगों का प्लान क्या होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिखाऊंगा जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। और अगेन, ये जो भी पॉइंट्स है मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बोलने वाला हूँ, कोई भी बुक में या कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने आप लोगों को पता नहीं कितने, ये जितने 4-5 महीने से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली डोजी बना रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला भी कि ऑल टाइम हाई आ तो रहा है, बट वो सिर्फ 100-150 पॉइंट से नया ऑल टाइम हाई बन रहा है। अभी देखो, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने के लो एक साथ ब्रेक कर दिए थे। खैर, क्लोज नहीं हुआ, निफ्टी ने आज लो मारा था 21,281। तो अगर ये हमारी ये मंथ की क्लोजिंग ऐसी ख़राब आती है, फिलहाल मंथ अभी शुरू हुआ है और इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक शायद आ जाएगा, या फिर कुछ एडजस्टमेंट हो गए पार्टीज़ के पास से। बट यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि निफ्टी जो ऊपर साइड में जा रही थी वो फेल हो रही है, और ये जो बड़ा रेड कैंडल है ना, ये एक बड़ा खतरे का साइन बन सकता है। तो मेरे लिए जो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल है 21,700 के, वो 19,991 है। और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से तो नहीं बोल सकते, बट बहुत ही शार्प फॉल बैंक निफ्टी में आज हम लोगों को आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखोगे तो बहुत सारे वीक्स के कैंडल को एक ही कैंडल ने कवर किया है। खैर, अभी तक वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट बैंक निफ्टी में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है 44,500, और अगर 44,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है तो शायद हम लोगों को 41,000 भी देखने मिल सकता है। अभी बात आती है कि मार्केट ऐसे क्रैश कर रहा है, तो ऐसे सिनारियो में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स मतलब
अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ ट्विटर में शेयर किए थे, तो वो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा और आप लोगों को आपके अकाउंट को उस तरीके से प्लान करना चाहिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। अभी इसका मतलब क्या है, देखो जैसे एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था और तभी मार्केट में मेरी याद है कि 4% तक मार्केट ऊपर गया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। फिर वापस से 3%, 2.5% और कुछ नॉर्मल क्लोजिंग के पास मार्केट आके बच गया, मतलब क्लोज हो गया था। और जैसे ये मार्केट गिर रहा है तो गिरने में मार्केट वेट नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट 8.5% तक मार्केट नीचे गया था, लोअर सर्किट भी लग सकता था अगर बीजेपी को कम सीट्स और आती तो। अभी ऐसे सिनारियो में आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। उसका रीज़न ये है, जनरली मार्केट जब फॉल होता है ना, तो जितने भी लोगों ने लीवरेज लिया है, पहले मार्केट में समझो 500 पॉइंट का एक फॉल आता है, उसके बाद क्या होता है, आपने ब्रोकर के पास लीवरेज लेके ट्रेड लिए है फ्यूचर्स में या जो भी इक्विटी में आपका ब्रोकर जहाँ पे भी आपको देता है। तो जैसे मार्केट 500 पॉइंट गिरता है, ब्रोकर आप लोगों को कॉल करता है मार्जिन के लिए। अब आप अगर उसको मार्जिन नहीं पे करते, जो आपका डिफरेंस आ रहा है मार्केट गिरने की वजह से, तो वो ब्रोकर आपके शेयर्स को बेच देता है। उसके वजह से मार्केट और 500 पॉइंट गिरता है। सिर्फ आपका शेयर बेचता है इसके लिए 500 पॉइंट नहीं गिरता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लीवरेज लेके ट्रेड करते हैं। और उसी तरीके से ये जो चेन है ना ब्रोकर के माल बेचने की, जिसको हम लोग बोलते हैं MTF सेलिंग या RMS वाले सेल करते हैं, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। तो वो जो 500 पॉइंट का सेल है, जब तक जितने भी लोग लीवरेज लिए हुए हैं उनकी सेलिंग नहीं होती है, तब तक वो शायद 1500-1800 पॉइंट तक चली जाती है। तो हमेशा सेलिंग में बहुत फास्ट पैनिक आता है। तो आप लोगों को ऐसे टाइम पे पैनिक नहीं होना है। अगर आपने कोई भी डिसीजन करके स्टॉक को ख़रीदा है और आपका जो भी स्टॉप लॉस आपने सोचा था आपको वो मेंटेन करना है, उसके पहले आप लोगों को नहीं बेचना है। अगर आपने लीवरेज में नहीं लिया है तो आप ये कर सकते हो। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए। अगर आप लोगों को कोई ट्रेड भी लेना है तो मार्केट को सेटल डाउन होने दीजिए। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये इवेंट को जाने दीजिए। मार्केट आप लोगों को खुद सिग्नल बताएगा। जैसे अभी आज निफ्टी में बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, 2-3 दिन बाद आप लोग नोटिस करोगे कि कैंडल की साइज़ छोटी होती जाएगी और फिर शायद आप लोगों को एक ट्रेंड क्लियर मिलेगा। तो वो चीज़ है, आप मार्केट को सेटल होने दीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक की वॉच लिस्ट बनानी चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक, मेरे बोलने का मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या होता है, जैसे अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। रिसेंटली अशोक लेलैंड ने, अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम का दिखा रहा हूँ चार्ट आप लोगों को। रिसेंटली अशोक लेलैंड ने 167 पे ब्रेकआउट किया था 3-4 महीने पहले, एक्चुअली 9-10 महीने पहले। उसके बाद वो कंसोलिडेट करके 191.50 का उसने एक रेंज बनाया था। तो ये एक मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आता है। तो वैसे आज की पैनिक में अशोक लेलैंड ने 192 का लो मारा था, तो दैट वाज अ गुड प्राइस टू बाय। अशोक लेलैंड की एक एंट्री आप लोगों को यहाँ करनी चाहिए थी और दूसरी एंट्री आप लोगों को 160 या 170 के आसपास करना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक जैसे अतुल ऑटो हो गया, अभी आप रिको ऑटो का भी ये मंथली चार्ट देख लीजिए। रिको ऑटो ने भी अभी 4-5 महीने पहले ब्रेकआउट दिया था 114 के ऊपर 2005 का, और ये वापस से मार्केट के पैनिक के वजह से एक अपनी बाइंग रेंज के पास आया है, ब्रेकआउट वाले रेंज के। तो आप लोगों को ऐसे स्टॉक ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपके वॉच लिस्ट में जिंदाल स्टील जैसे स्टॉक होने चाहिए। जैसे इसने 800 रुपये पे ब्रेकआउट दिया है, आज की पैनिक में ये ऑलमोस्ट 900 रुपया हो गया था। तो अगर वापस से मार्केट गिरता है और ज़्यादा पैनिक आती है और जिंदाल स्टील आपको 800 रुपये में मिल रहा है, तो दैट्स अ गुड डील। एक अच्छे ट्रेडर को वहाँ पे वो स्टॉक को ले लेना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया था वो मोदी जी जीतेंगे या कांग्रेस जीतेगी उसके बेसिस पे नहीं आया था। ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया होगा उसके फंडामेंटल्स के वजह से, वो कंपनी के परफॉर्मेंस के वजह से, जो शायद गवर्नमेंट की स्ट्रांग होने के और ना होने के वजह से थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। बट 1 महीने बाद नॉर्मली वो कंपनी वापस से अपना काम करेगी और सब कुछ नॉर्मल चलेगा। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोगों की दुकान है, आप लोगों का कोई जॉब है, आप लोगों का कोई बिजनेस है, क्या बीजेपी के जीतने के या कांग्रेस के जीतने के वजह से आप वो अपनी दुकान बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। और जब भी सारी चीज़ों को आप लोगों को ये एक स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनानी है और जब भी और मार्केट में फॉल आता है तो ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीज़ें ना टेम्पररी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे मार्केट में बहुत सारे फॉल देखे हैं, बहुत सारी
इलेक्शंस के रिज़ल्ट देखे हैं। खैर तब मैं इतना एक्टिवली ट्रेड नहीं करता था, बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में एक एक्सपेक्टेड पार्टी के जीतने के नहीं के वजह से लोअर सर्किट भी लगे हैं, उसके बाद मार्केट आज देखो कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना टेम्पररी होती है मार्केट में। अगर कभी जैसे कोविड हुआ था, तो कोविड के टाइम पे मार्केट गिरा ज़रूर था, बट वापस से मार्केट कितना आउट परफॉर्म कर दिया कोविड के बाद भी। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपका स्टॉक अच्छा है और आपकी रिसर्च या आपका एनालिसिस राइट है, तो ये पैनिक के बाद आपका स्टॉक वापस से चलेगा और मार्केट से डबल स्पीड में चलेगा, क्योंकि आपका स्टॉक ऑलरेडी मार्केट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ऐसा बहुत देखा है कि जनरली मार्केट में जब ऐसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे किसी ने कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया, किसी ने कोई शेयर पे बैट लगा लिया कि भाई नहीं मोदी जी जीतेंगे तो अदानी के शेयर्स तो चलेंगे ही, तो मुझे अदानी बाय करना चाहिए। और जिस तरीके से माहौल है, मोदी जी तो जीतने ही वाले हैं। पर आप अभी देखो आज क्या हुआ। मतलब आप अगर स्टॉक मार्केट में आते हो ना, तो इसे एज अ बिज़नेस लीजिए। कोई गैम्बलिंग नहीं करना है हम लोगों को। अगर आप एज अ बिज़नेस लोगे तो आप ऐसे बड़े इवेंट के टाइम पे दूर रहोगे। अब आप ऐसा सोचो ना कि आपके घर के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है और जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं पुलिस उसको लाठीचार्ज कर रही है और दंगा फसाद हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप घर पे बैठे रहना पसंद करोगे कि बाहर निकलना पसंद करोगे? तो ऑब्वियसली आप घर पे बैठे रहना ही पसंद करोगे। तो मार्केट में अभी बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो चुपचाप बैठे रहो, वही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मार्केट को सेटल डाउन होने दो, अच्छे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना दो। जब वो एक रीज़नेबल रेंज पे आए, जब आप ब्रेकआउट के टाइम पे भूल गए थे, तब खरीदो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है और ये मैंने अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से ये चीज़ को सीखा है। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मार्केट गिरा है, आप लोग पैनिक ज़रा भी मत होइए। स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाइए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अपने ध्यान में रखिए। अच्छे लेवल पे स्टॉक आएंगे तो बाय करिए। बाकी अगर आपने लीवरेज नहीं लिया है तो आप वैसे ही बच जाओगे, ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। यही था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग हो ना, उन लोगों को मार्केट की टेक्निक्स के अलावा साइकोलॉजिकल लेवल भी उन लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में मेथड से ज़्यादा एक आदमी की साइकोलॉजी चलती है, जो जनरली ऐसे टाइम पे बहुत काम आती है। तो बस आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप मेरी बोलने के वजह से किसी भी जगह पे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है या आप ये फॉल में बचे हो, तो आप नीचे कमेंट करिए ज़रूर। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।